हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विच वाज हेल्ड ऑन 23 जुलाई 2021। हमने इसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चन 50 तक कंप्लीट कर लिया है विद डिटेल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड do like, share and subscribe my channel as much as you can. Okay, so let's begin. Question 51 is the world's largest camel fair is held each October at, ठीक है, हर अक्टूबर को एक कैमल फेयर हेल्ड होता है राजस्थान में, एट विच प्लेस? ओके, दैट सो द नेम इज पुष्कर। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। पुष्कर फेयर, ऑल्सो नोन एज पुष्कर कैमल फेयर और लोकली पुष्कर मेला, इज एन एनुअल 5-day कैमल एंड लाइव स्टॉक फेयर हेल्ड इन द टाउन ऑफ पुष्कर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे ये राजस्थान के स्टेट में एंड इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर्स। ठीक है, इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमल फेयर कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लाइव स्टॉक, इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है टूरिस्ट अट्रैक्शन का, तो आप इसको मार्क कर लेंगे एंड कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियाज नेशनल बर्ड, द इंडियन पिकॉक? ठीक है, आपको पता है व्हाट मीन्स इंडियाज नेशनल बर्ड इज इंडियन पिकॉक, सो वी हैव टू टेल द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पिकॉक। याद रखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहा है। पैवो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। पैवो Cristatus is the scientific name of the Indian peacock, the most populated species. The scientific name for green peafowl is Pavo muticus. Peafowl, you know what it is? तो ये भी एक पिकॉक की स्पीसीज है। ठीक है, और ये साउथ एशिया में ज़्यादा पाया जाता है। सो आपको बस ये याद रखना है कि इंडियन पिकॉक का साइंटिफिक नेम पैवो क्रिस्टेटस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। फाइल इज रिटन एज DKJG। फाइल वर्ड जो है उसको हम कैसे लिख रहे हैं? DKJG इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। हाउ रेल विल बी रिटन? ठीक है, तो हम पहले ये पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है D में हम +2 करते हैं तो F आता है, I में +2 करते हैं तो K आता है, J में +2 करते हैं तो JKL, +2 करेंगे L आएगा, E में +2 करेंगे तो G आएगा। मीन्स इट इज जस्ट ऑल्टरनेटिव रिवर्स्ड। सो R से पहले दो प्लेस पहले क्या आता है? P। जब हम P में +2 करते हैं PQR, देन वी गेट R। A में +2 करेंगे तो आ जाएगा C, G में +2 करेंगे तो आएगा I, एंड L में +2 करेंगे तो आएगा N। PCGN, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इट रिटन दैट इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में, दैट इंडिया, दैट इज भारत, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? याद रखेंगे, इट इज रिटन इन आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है दैट इंडिया, दैट इज अ भारत, शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। The territory of India shall consist of the territories of the state, union territories and any territory that may be acquired in future. तो ये हो गया। Okay, now we will see question number 55. A sum of money when invested for 7.2 years, rupees 5,768 as the amount on maturity. ठीक है, ये अमाउंट है और ये टाइम है 7.2 years का। ठीक है, एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट हुआ है फॉर 7.2 ईयर, तो इतना हमारे पास अमाउंट आ रहा है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट वॉज 2% पर एनम मोर देन वॉट इट वॉज, तो पहले क्या था रेट ये नहीं पता, तो हम उसको रेट को मान लेंगे R। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा टाइम है। यहाँ पर 2% मोर हो गया, मतलब अब रेट क्या हो गया? R + 2%। ठीक है,
what it was, the amount on maturity would have been 6,272. अब क्या हो गया अमाउंट? अब अमाउंट हो गया 6,272. तो हमें ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड बताना है, मीन्स द ओरिजिनल पी बताना है यहाँ पर. तो हाउ टू डू सच क्वेश्चंस? पहले आपको फॉर्मूला पता है, पी इंटू आर इंटू टी फॉर सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि लेट द ओरिजिनल सम बी इन्वेस्टेड बी पी एंड द रेट बी आर. तो जो पहला हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमें पता है बाद में जब 2% मोर हो रहा है तो मेचोरिटी अमाउंट जो आ रही है वो ज़्यादा आ रही है. तो इसका जो हमारा एक क्वेश्चन बनेगा पी इंटू आर इंटू टी, वो होगा पी इंटू आर प्लस 2 इंटू टी. 7.2 ईयर की बात हो रही है, ठीक है, अपॉन 100. इसमें से हम माइनस कर देंगे पहले साल का P इंटू आर इंटू टी. टी क्या है यहाँ पे? 7.2 ईयर्स, ठीक है, अपॉन 100. ये चीज़ समझ में आ गई. एंड दीज टू आर इक्वल्स टू, पहला हमारा अमाउंट क्या है 6272 और दूसरा अमाउंट क्या है 5768. क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट में r प्लस 2 है, वो दोनों ही तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा p इंटू आर इंटू 7.2 प्लस 14.4p. ठीक है, ये आ जाएगा माइनस p इंटू आर इंटू 7.2, p इंटू आर इंटू 7.2. ठीक है, ये हो गया. इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 504 इंटू 100. क्योंकि हमने 100 का जब एलसीएम लिया है तो दैट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो वो दूसरी साइड आ जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? नाउ वी विल जस्ट सॉल्व इट. आपको यहाँ दिख रहा है ये पॉजिटिव p इंटू आर इंटू 7.2, p इंटू आर इंटू 7.2 है, ये कट हो जाएंगे, इट विल गेट कैंसिल. अब हमारे पास बचा 14.4p इज इक्वल्स टू 504 इंटू 100. ठीक है, अब जो ये 14.4p है, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. इट विल कम हेयर. डेसिमल है तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ा देंगे, डेसिमल को हटा देंगे. ठीक है, अब यहाँ से सिंपली कट करेंगे. व्हेन वी विल कैंसिल इट आउट वी विल गेट हेयर 3500. ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा. 3500 हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर? The answer of the question is 3500. So the original principal that was invested was first option. आते हैं 56 पे. We have to find out the LCM of. मैंने बताया है जब भी हमें ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में LCM कैलकुलेट करना होता है तो हम ऊपर वाले नंबर्स का मीन्स न्यूमरेटर का LCM फाइंड आउट करते हैं एंड नीचे नंबर जो दिए हुए हैं उनका HCF. ठीक है, तो सिंपल है. ऊपर क्या क्या नंबर्स हैं 643, हम इनका LCM फाइंड आउट कर लेंगे. इनको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें 1 ना मिल जाए. 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, एलसीएम आ गया 12. एचसीएफ का भी मैंने फॉर्मूला बताया था. नंबर क्या है हमारे पास? नंबर है 25, 45 एंड 35. ठीक है, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? द कॉमन नंबर विच इज डिवाइडिंग ऑल, दैट इज 5. सो दैट विल बी इट्स HCF. अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा. तो HCF हो गया 5. द आंसर इज 12/5, सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन 57 पे आते हैं. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 34√2 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो हमें ट्रायंगल बताना है. पहले आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं? अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर सेम. ठीक है, दो साइड्स जिसमें सेम होते हैं वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल. हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? द लॉन्गेस्ट साइड. आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है. दिस इज कॉल्ड हाइट एंड दिस इज कॉल्ड बेस. ठीक है, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं. हाइट इज ऑल्सो नोन एज परपेंडिकुलर हियर. ठीक है, तो
इन ट्राइंगल ए बी सी एज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, हम मान लेते हैं ये ए बी सी है, तो इसमें ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है, इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, इसको हम एक्स मान लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी, जो हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल ट्राइंगल की उसकी वैल्यू है 34√2। तो जब हम दो साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल को ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द थर्ड साइड, एंड द थर्ड साइड इज 34√2, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नाउ सिंपल, अब हम बस इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, इसका सम हो जाएगा 2x स्क्वायर, 34 का स्क्वायर इंटू 34 और 2 का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, 34 का होल स्क्वायर, और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 34 आ गई, x की वैल्यू आ गई 34। हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल पता करना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ बेस क्या था हमारा, बेस हमने x की वैल्यू निकाली 34 मल्टीप्लाई है, इंटू हाइट की भी वैल्यू हमने निकाली, वो भी सेम था 34, सिंपल कट करेंगे, 17 इंटू 34 578, ठीक है, 578 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, क्लियर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ गया, ओके, 578। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। A man purchases a machine for rupees 2,450 and sells it at a gain of 10%. What is the selling price of the machine? ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस बताना है मशीन का, ठीक है। पहले उसने परचेज किया, तो आपको पता है व्हेन वी परचेज समथिंग दैट बिकम्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 2450, एंड सेल्स इट एट अ गेन ऑफ, कितने गेन पे, प्रॉफिट, गेन इज अ प्रॉफिट हेयर, 10% की प्रॉफिट पे। So, what will be the selling price of the machine? तो simple selling price of the machine is equals to 110% of 2450। बस हमें ये simple calculate कर देना है। 110 कैसे? क्योंकि 100 अगर हमारा एक particular price है तो उसमें हमने 10% profit किया है, means 110%, ठीक है। So 110 upon 100 into 2450 will solve it. 11 into 2450 we'll get 2695, that is option 4, ठीक है, ₹2695 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। P एट द रेट Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है। एट द रेट यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, सिस्टर, हैशटैग फादर, डॉलर, वाइफ एंड परसेंट सम। So this is a question how D is related to B. So let us see. A percent B means percent was son. तो A is a son of B. A क्या है, A son है B का। Hashtag means B is a father of C. Hashtag is what? तो B is a father of C. At the rate means sister. C is a sister of D. And dollar denotes wife. So D is a wife of E. ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी कैसे रिलेटेड है बी से। तो अभी अगर हमने देखा यहाँ पे एक स्टेटमेंट दैट सी और डी के बीच में जो लाइन है वो है एट द रेट। तो एट द रेट क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, मीन्स सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। सी जो है वो डी की सिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब बी फादर है सी का तो वो डी का भी फादर होगा, सिंपल। सो द आंसर इज daughter. D is a daughter of B. Clear?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं. मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर रिस्पेक्टिव फाउंडिंग ईयर्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टैटिक क्वेश्चन जिससे आपको 4 पार्ट से 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे. सो जस्ट फोकस एंड लर्न इट. इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, इट इज फाउंडिंग ईयर वाज 1885. ठीक है, A3. नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी, याद रखेंगे 1980. ठीक है, 1980. तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गए. 1980. बहुजन समाज पार्टी, ईयर याद रखेंगे, दैट इज 1984. ठीक है, C4 जो कि हमारा सेकेंड ऑप्शन में है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. थर्ड विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड. डी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 1964. ठीक है, इस तरीके से ईयर याद रखेंगे. डी मैचेस विथ 2. So this is the sequence. Now let's move to question number 61. 4 given equations, first 3 are solved on the basis of the certain system where the foundation of arrow remains the same. Find the correct answer to solve it. Unsolve the fourth equation on the same basis. ठीक है, अब अगर हम एक सीक्वेंस फॉर्म करें तो इसमें क्या सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है. 9 में 6 से कैसे वर्क कर रहे हैं कि हमारे पास 28 आ रहा है. हमें पता है 6, अगर हम 9 में 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है. क्या आता है, 54. और अगर हम 54 को 2 से डिवाइड करें तो 27. ठीक है, और अगर हम इसमें +1 करें तो 28. मीन्स दिस इज द प्रोसेस. सेकेंड इक्वेशन भी चेक करते हैं. 7 इंटू 4, 7 4 ज़ार 28. 28 को 2 से हमने डिवाइड किया, 14. 14 + 1 गिव्स यू 15. सो वी आर गोइंग विद द करेक्ट पैटर्न. यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हुआ है. फोर्थ में हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे. 3 इंटू 6, 3 6 ज़ार 18 डिवाइडेड बाई 2 9. 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, तो 61 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे. जोसेफ आर बिडेन जूनियर took oath as the dash president of the United States in January 2021. ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 46th. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ईयर पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं. इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर O, the obtuse angle at the center measures 104 degree. In the quadrilateral drawn inside the circle, what is the measure of angle opposite to O? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. तो अगर हम सर्कल को देख रहे हैं यहाँ पे, लेट अस नेम्ड इट एज ABC, और ये मीट हो रहा है एट द पॉइंट O. ठीक है, AOC क्या दिया हुआ है, 104. एंगल AOC is equals to 104. So you know, in a circle, if this part is given as 104, what about the remaining angle. 360 डिग्री से अगर हम 104 को माइनस कर दे, 360 डिग्री से अगर हम 104 को माइनस कर दे तो ये आउटर एंगल निकल कर आ जाएगा. यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 256 डिग्री. आउटर क्या है, 256 डिग्री हो गई. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू O. यहाँ का एंगल हमें बताना है. ठीक है, सो जब हमें आउटर एंगल पता चल गया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो दैट ये आउटर एंगल का हाफ पार्ट है ये. मीन्स इन अ ट्रायंगल व्हेन अ पार्ट ऑफ द दिस फिगर क्वाड्रिलेटरल, जो हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, उसमें हमें पता है दैट हमने आउटर एंगल कैलकुलेट कर दिया, तो उसके सामने जो एंगल है वो उसका हाफ पार्ट यहाँ पे है. ठीक है, हाफ पार्ट ऑफ इट इज इन दिस. तो हम 256 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 128 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये जो एंगल B है वो क्या है, 128 डिग्री है. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एक एंगल के हेल्प से हमने आउटर एंगल ऑफ दैट सर्कल फाइंड आउट किया, वो हमें पता चला, और फिर हमने उसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि वो जो एंगल उसके सामने है ऑपोजिट टू इट इज हाफ ऑफ इट.
So we got the answer 128 degree. Question 64. In the context of area, which of the following is the smallest union territory of India? ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लक्षद्वीप. याद रखेंगे, लक्षद्वीप. एंड it is consist of 36 islands with an area of 32 square kilometer. ठीक है, the capital of the याद रखेंगे कैपिटल भी, the capital is Kawarati. It is also the principal town of the UT. So एक डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं आइलैंड्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स के बारे में भी रिलेटेड टू एग्जाम. It these type of questions are asked. Now let's move to 65. If S denotes multiply, B denotes minus, R denotes plus, V denotes divide, then what will be the value of the expression? 30. V denotes divide, R denotes plus, S denotes multiply, B denotes minus. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे. पता है हमें बॉडमास रूल. पहले ये होगा 15 प्लस, फिर मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे. 15 प्लस 18 माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास 28. दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन. Okay, now we will see question number 66. The radius of a sphere R is equal to the radius of the base right circular cylinder. ठीक है, जो sphere का radius है वो equal है radius of the base of the right circular cylinder. Means दो solid figures है हमारे पास, sphere and cylinder. The total volume of these two the total volume of these two solids is equal to 7/3 pi r cube. ठीक है, दोनों के वॉल्यूम का जो सम है वो ये है. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इनका सम है 7/3 पाई आर क्यूब. फॉर्मूला आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है. इज इक्वल्स टू 7/3 पाई आर क्यूब. ये क्वेश्चन बन गया. अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं एच और आर का, क्योंकि हमें इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच अगर हाइट है सिलेंडर का तो हमें एच अपॉन आर फाइंड आउट करना है. ठीक है, इज इट क्लियर. और हमें पता है जो रेडियस है स्फीयर का वो इक्वल है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर. ये भी एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास. तो सिंपल, अब हमें क्या करना है, क्यूब वाले टर्म को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे. तो हमारे पास होगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 7/3 पाई आर क्यूब माइनस ये इधर आ जाएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे, 7 माइनस 4 3/3 पाई आर क्यूब. 3 विल गेट कैंसिल, पाई विल गेट कैंसिल. अब हमारे पास बचा आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू आर क्यूब. ठीक है, ये आ गया. अब क्या करेंगे, अब हम आर सॉरी यहाँ पे आर क्यूब है, हाँ, कैंसिल कर लेंगे. आर स्क्वायर एच अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1. तो ये स्क्वायर और ये कट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, सिर्फ आर बचेगा. दो आर कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 है. तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे. In the given circle, diameter AB is extended to meet chord CD at P. दिख रहा है हमें फिगर में CD एक्सटेंड होकर के P पे मीट हुआ है. If the length of the line segment AP, CD and DP are, क्या क्या दिया है, AP का लेंथ दिया है 18, CD is given 3 and DP is given 9. ठीक है, वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस हमें पता है कहाँ से कहाँ तक होता है सर्कल में. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक्सटेंडेड पार्ट है, लाइक अगर हम
इस वैल्यू को निकालना चाहें यहाँ से, टू जस्ट कट इट, फिर जो अंदर का पार्ट होगा उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रेडियस पता कर लेंगे। हमें पता है ये फॉर्मूला। तो पहले हम इस यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता करेंगे, मतलब बी से पी की वैल्यू पता करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट बी टू पी क्या है। हमें ए पी पता है बट बी पी नहीं पता। सो पी डी इंटू पी सी, पी डी यहाँ की बात हो रही है इस वाले लाइन की, इंटू पी सी इज इक्वल्स टू पी बी इंटू पी ए, या फिर ए पी भी कह सकते हैं। ठीक है, पी डी की वैल्यू क्या दी है, 9 दी है, और पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। इसकी वैल्यू 12 हो गई, इज इक्वल्स टू पी बी। पी बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वही हमें पता करना है, और ए पी पहले ही दे चुका है, दैट इज 18। यहाँ से पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 12/18, 4 2 = 8/3, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, पी डी की वैल्यू 9 है यहाँ पे, सॉरी ये 4 नहीं है, 9 है। 3 1 = 3, 3 3 = 9। सो हमारे पास पी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, पी बी की वैल्यू 6 है। अब बहुत क्लियर है, जब ये 6 है तो 18 से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। मतलब ए से बी की जो लेंथ है वो है 12, दो पार्ट में 6 + 6, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 6 ऑफ द सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे। द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट ऑफ। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो एक ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट ऑफ। कहाँ के रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है, इट इज़ इन केरला। ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन केरला एंड दिस नेशनल पार्क हैज सम रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, दिस एरिया वॉज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बोटनिस्ट रॉबर्ट व्हीट। याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इट इज़ इन केरला। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। यहाँ पर द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल in India was established at Fort Gloucester near Dash in 1818। कहाँ पर हुआ था, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कैलकाटा। ठीक है, द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कैलकाटा। ठीक है, द सेकेंड कॉटन मिल इज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय KG&N Deber in 1854। कहाँ पर हुआ था दूसरा, मीन्स दैट कॉटन मिल वाज इन बॉम्बे। ठीक है, याद रखेंगे। Second one was in Bombay and the first textile mill in India was established at Fort Gloucester near Calcutta in 1818. Question number 70. Which of the following acid does our stomach produces that helps in digestion? Which acid does our stomach produces? एक अच्छा क्वेश्चन साइंस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखेंगे। The active components of the gastric acids are protons and chloride. Okay, जो often it is described as HCl hydrochloric acid. 71 पे आएंगे। Select the fraction from the among and can replace the question mark. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमें बताना है। So let us just see 5, एक क्या इनके बीच में एक सीक्वेंस बन रहा है, 5 का स्क्वायर है ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं दीज आर वन ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 5। तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, हम देख सकते हैं ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, तो 9 के बाद हमारे पास ऑड नंबर 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर आंसर 1/120। क्वेश्चन 72 पे आएंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे।
1992 किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट इन 1992। ये क्या करता था? इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू द वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट efforts by states for their free ranging population of the wild Asian elephants. Next, question number 73. Which of the following animals is not an example of mollusca? Not. याद रखेंगे, not word is very important in the question. What is mollusca here? Mollusca is the second largest phylum of invertebrate animals after the arthropoda. ठीक है, इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स का ये एक लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर द आर्थ्रोपोडा. याद रखेंगे, द ऑप्शन 4 इज योर आंसर. ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बट द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का आर यूनियो, ऑक्टोपस एंड स्नेल. ठीक है, और जो ये लास्ट ऑप्शन है स्कूलोपेंड्रा, दैट इज अ स्पीसीज रिच जीनस ऑफ लार्ज ट्रॉपिकल सेंटीपीड्स ऑफ द फैमिली स्कोलोपेंड्रिएट. ये दूसरे फैमिली का है पार्ट है, बट मोलस्का में हमारे ये 3 नाम आते हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. और याद रखेंगे, दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. किसके बाद? मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. और पहले पे कौन है वो भी याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा. ठीक है. क्वेश्चन 74. The first English factory of Bengal was set up on the bank of the river Dash in 1651. तो कहाँ हुआ था? याद रखेंगे, हुगली. ठीक है, the first English factory was set up on the bank of the river Hooghly in Bengal in 1651. Okay, and now the last question for today, and in the next class I will come from question number 76. That will be the last part of this series. So do like, share and subscribe my channel, and do watch all the videos. And wherever you find confusion or a problem, do comment. Okay. Study the given diagram. Answer the question. ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है और हमें इसमें देख करके बताना है क्वेश्चन. P रिप्रेजेंट इंडियंस. P पार्ट पूरा जो है वो इंडियन को रिप्रेजेंट करता है. Q रिप्रेजेंट्स अर्बन एंड R रिप्रेजेंट्स डॉक्टर. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंडियन डॉक्टर्स? तो P क्या है? इंडियन है. और डॉक्टर्स की बात हो रही है तो R क्या है? डॉक्टर है. तो इंडियन डॉक्टर्स हमें टोटल बताने हैं. तो हमें पहले देखना है कि इंडियन और डॉक्टर में कॉमन क्या आ रहा है. ठीक है, इंडियंस एंड डॉक्टर. तो इंडियन में 6 और 7 आ रहा है. ठीक है, और डॉक्टर्स में भी 6 और 7 आ रहे हैं. अगर हम 5 की बात करें तो 5 डॉक्टर है पर इंडियन नहीं है. 13 डॉक्टर है पर इंडियन नहीं है. तो 6 + 7 इज इक्वल टू 13, एंड दैट इज योर आंसर. 13 इज योर आंसर here. Okay, so with this we have completed total 25 questions. I'll come with the other part जहाँ पे और 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन. एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर कंटेंट as much as possible. Thank you.